हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू टेस्ट टू एक्सेलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। मतलब जेंडर से रिलेटेड जो धारणाएं हैं, सोच विचार है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पिछले कुछ सेशंस में हमने जेंडर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किया था, जैसे कि जेंडर, सेक्स, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप एक्सेट्रा। तो इन सब वीडियोज़ में हमने ये देखा कि किस तरह से मेल और फीमेल बायोलॉजिकली और सोशली डिफरेंट कैरेक्टर्स है और उनके रोल्स भी डिफरेंट है। करेक्ट। सो ये रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक मेल और फीमेल इस सोसाइटी में रह के निभाते हैं, वो कहाँ से आए हैं और कैसे डेवलप हुई है, ये जानने के लिए हम आज पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर पर बात करेंगे। चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए एंड में तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हो, हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। डिस्कस करते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। जेंडर से जुड़े पर्सपेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक होता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और दूसरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो आपके साइकोलॉजी से जुड़ा है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। जैसे कि आप सब जानते हो कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बायोलॉजी अकेले किसी भी पर्सन का जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने में हेल्प नहीं करता। इसमें सोसाइटी भी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इस समाज सोसाइटी से जुड़े जो भी नॉलेज है हमारे पास, ये सब हमको मिला है सोशियोलॉजिकल थियोरीज की मदद से। और इन्हीं थियोरीज की मदद से आज हम देखेंगे कि किस तरह से जेंडर रोल्स हम सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। हम 4 थियोरीज की मदद से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी पहली थियोरी है फंक्शनलिस्ट थियोरी। ये दिया गया था एमिली डर्कहेम के द्वारा। सेकेंड थियोरी है कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। थर्ड थियोरी है सिंबॉलिक इंटरैक्शन थियोरी। ये दिया गया था सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर एंड हेबर्ट ब्लूमर के द्वारा। एंड हमारी फोर्थ थियोरी है फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थियोरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनलिस्ट थियोरी। फंक्शनलिस्ट थियोरी का ओरिजिन हुआ था एमिली डर्कहेम के काम के ऊपर, जहां पर उन्होंने ये स्टडी किया था कि किस तरह से हमारी ये जो सोसाइटी है स्टेबल रहती है, मतलब संतुलन में रहती है, एक मेल और फीमेल जो रोल प्ले करते हैं उसकी वजह से। According to functionalist perspective, gender roles maximize social efficiency and help society to remain stable. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो जेंडर रोल्स एक मेल और फीमेल अपनी जेंडर के बेसिस पे निभाती है, उससे सोशल एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है और सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है। बिकॉज ये समाज जो है वो लोगों से बना है। अगर हर कोई इस समाज में रहने वाला अपनी अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभाएगा, तो समाज का संतुलन जो है वो प्रॉपरली बना रहेगा। In order to achieve smooth functioning of the society, each individual or group of individual needs to perform their duties. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो प्रॉपरली फंक्शन करे और स्मूथली फंक्शन करे, तो हर एक इंडिविजुअल को, मतलब जो भी इस सोसाइटी में, इस समाज में रहता है, चाहे वो एक मेल हो, चाहे वो एक फीमेल हो, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, उन सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ है, वो प्रॉपरली टाइम टू टाइमली और एक सिस्टमैटिक तरीके से निभानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि वो बच्चों की देखभाल करे। उनका काम है उनको जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, घर का काम करना। और एक मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका काम ऐसा हो जिससे वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर पाए। फंक्शनलिस्ट थियोरी इस बात पे ज़्यादा फोकस करती है कि इफ़ मेल एंड फीमेल अपने रोल्स को रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करेंगे, तो ये सोसाइटी जो है वो स्टेबल रह पाएगी। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली थियोरी, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। ये थियोरी हमको मिली थ्रू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स स्टेटेड सोसाइटी इज अ स्टेज ऑन विच द स्ट्रगल फॉर पावर एंड डोमिनेंस आर एक्टेड आउट। वो कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है, ये समाज है, ये एक तरह का स्टेज है जहाँ लोग अपनी पावर, अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। The supporters of conflict theory asserts that exercising of power by one social class
ओवर अनदर सोशल क्लास हेल्प्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो जो लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है इस समाज का संतुलन तभी कायम रह पाएगा अगर एक सोशल क्लास दूसरे के ऊपर अपना राज चलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो लेबर्स होते हैं उनके पहले क्या होता था, वो अपने मालिक जैसा बोलते थे वैसा ही वो काम करते थे। इन शॉर्ट वो क्या करते थे, गुलामी करते थे। इस तरह से उस वक्त में, मतलब पिछले पुराने वक्त में जो समाज है उसका संतुलन इसी तरह से मेंटेन किया जाता था, जहाँ पर जो हायर सोशल क्लास है वो लोअर सोशल क्लास के ऊपर अपना जो है राज चलाता था। ठीक है। Frederick Engels, as a collaborator of Karl Marx, based on these assumptions, suggested that in household level, the owner-worker relationship of labor force is seen because of women's dependency upon men. फ्रेडरिक एंगल्स जो कार्ल मार्क्स के कोलैबोरेटर थे, उन्होंने इस स्थिति को मैन और वुमन के रिलेशनशिप से जोड़ा है और एक मेल और फीमेल जो जिम्मेदारी निभाते हैं उसके साथ रिलेट करने की कोशिश की है। वाई, क्यों की है? फ्रेडरिक का कहना यह है कि जैसा एक ओनर और लेबर का रिश्ता होता था, इस समाज में मैन और वुमन जो है उनका भी रिश्ता वैसा ही सेम है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वुमन जो है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू काम करती है, उन्हें उस काम के बदले में कोई वेजेस या सैलरी नहीं मिलती। देयरफॉर वो अपने खर्चे के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड, पापा या भाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि एक मेल है। सो यहाँ इस थियोरी में वुमेन को डोमेस्टिक लेबर माना जा रहा है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है एक मेल के ऊपर, इसलिए। ठीक है। पर बदलते वक्त के साथ में हमारा समाज भी बदल रहा है। कंटेम्प्ररी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सजेस्ट दैट वुमेन गेन पावर इन द फैमिली स्ट्रक्चर व्हेन दे बिकम वेज अर्नर्स। जो कंटेम्प्ररी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं आज के डेट पे कि अगर वुमेन कमाने लगे तो वो भी अपनी फैमिली में जो पावर है वो भी गेन कर सकती है। बट स्टिल ऐसा देखा जाता है कि इवन इफ वुमेन जो है वो घर से बाहर जाकर काम करती है, उसके बाद भी जो भी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती है वो भी उनको सेम तरह से पूरा करना पड़ता है। ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये ज़्यादा बताया जा रहा है कि किस तरह से एक सोशल क्लास दूसरे सोशल क्लास को डोमिनेट कर रहा है, और ये जो डोमिनेंस है इसको एक मैन और वुमेन के रिलेशनशिप के बेसिस पे ज़्यादा फोकस करके बताया जा रहा है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी है इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज इस थियोरी में जो रिलेशनशिप है, जो इनइक्वालिटीज़ है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे की जा रही है एक मेल और फीमेल के बीच में, चाहे वो एक सोशल क्लास हो या फिर वो दूसरे सोशल क्लास के ऊपर हो। तो यहाँ पर इस थ्योरी में इकोनॉमिक कंडीशन जो है एक पर्सन का, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थियोरी देखते हैं। नेक्स्ट थियोरी है हमारी सिंबॉलिक इंटरैक्शन थियोरी। ये थियोरी दी गई थी मैक्स वेबर एंड हेबर्ट ब्लूमर के थ्रू। जो सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, वो कहते हैं इंडिविजुअल एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ देयर वर्ल्ड। हम इंडिविजुअल्स अपने वर्ल्ड को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं और उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम सब चलते हैं। Symbolic interaction theory suggests that when people interact with each other, they continually modify their behavior as a result of such interaction. ये theory हमें ये बताती है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इंटरैक्ट करता है तो उनका बिहेवियर जो है उसमें कंटिन्यूसली बदलाव या मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि एवरीडे, हर रोज़ आप अलग अलग पर्सनस को मिलते हो, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप उनके एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हो और उसी के बाद आपका जो सोचने या समझने का तरीका है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस या मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस करते हो या फिर देखा जा सकता है। ठीक है। इसी वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर जो ह्यूमन स्टाइल है थिंकिंग का या कुछ भी एक्ट करने का, किसी भी तरह से चलने का, रिस्पॉन्ड करने का, वो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। The term social interaction is coined by Herbert Blumer, where he stated that people respond to the world based on the interpretation they bring to it. सोशल इंटरैक्शन जो टर्म है वो दिया गया है हेबर्ट ब्लूमर के द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी पर्सन इस वर्ल्ड के जो एक्टिविटीज़ या सिचुएशन के सामने इंटरप्रिटेशन रखता है उसी के बेसिस पे वो
रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक इमेज अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि खाली मैदान है, वहाँ पर 3 अलग अलग लोग हैं और तीनों का पर्सपेक्टिव उस प्लेस से लेकर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला देखिए आप, एक फार्मर है, वो उसको एज अ कल्टिवेशन लैंड देख रहा है, एक बच्चा है वो इसको एज अ प्लेग्राउंड देख रहा है, वेयर एज जो बिजनेस लेडी है वो इसको एज अ शॉपिंग मॉल या फिर यहाँ पर दूसरा कोई भी कमर्शियल यूज़ के लिए इस लैंड को देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों अलग अलग जो लोग हैं अपनी पर्सपेक्टिव, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ऑब्जर्वेशन के वजह से जो भी इस दुनिया के बारे में सोचते हैं वैसा ही उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब वैसा ही उसका मतलब निकालते हैं। क्लियर? सिंपली कहा जाए तो हेबर्ट ब्लूमर जो है वो भी मैक्स वेबर का जो परसेप्शन है उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही चलते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक हम जेंडर से जुड़े रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो आइडियोलॉजी या बिलीफ है अपने माइंड में बनाते हैं, वो कुछ हद तक सोशल इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 फैमिली ले लेते हैं। ठीक है, एक है फैमिली ए, एक है फैमिली बी। जो फैमिली ए है उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। फैमिली बी में भी सेम है, एक लड़का है और एक लड़की है। फैमिली ए के जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों ही स्कूल जाते हैं और दोनों को घर पे इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वेयर एज जो फैमिली बी है, जो मेल चाइल्ड है सिर्फ वो ही स्कूल जाता है और जब खाने पीने की बारी आती है वहाँ पर उसको ज़्यादा स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है। और जो फीमेल चाइल्ड है वो क्या करती है, अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ रहती है और उनको हेल्प करती है और खाने पीने के मामले में भी उसके न्यूट्रिशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। एज दोनों फैमिली क्या है, नेबर्स है, तो फैमिली बी ने फैमिली ए को ऑब्जर्व किया और उनका जो इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, उससे फैमिली बी ने ये सीखा कि दोनों ही बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरह से फैमिली ए ने फैमिली बी को इन्फ्लुएंस किया। फैमिली बी ने फैमिली ए को ऑब्जर्व करने के बाद में इस वर्ल्ड के सिस्टम्स का, इस सोसाइटी के फंक्शनिंग का एक न्यू पर्सपेक्टिव जो है डेवलप किया और उसी के बेसिस पे अब वो लोग क्या करते हैं, अपने दोनों ही बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। सो इस तरह से सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी जो है वो काम करती है और इस तरह से ये जेंडर से रिलेट करती है। आई होप मैं यहाँ पर क्लियर हूँ, आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ चुका है। चलिए देखते हैं हमारी लास्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द सोसाइटल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। इस थ्योरी में कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से एक मैन और वुमेन के बीच में जो सोसाइटल डिफरेंस है उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, एंड focuses on providing a voice to women in society and also emphasizing their contribution। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि women जो है उनकी आवाज़ उठाने का भी उनको मौका मिले और साथ ही में उनका जो योगदान है, contribution है इस सोसाइटी को, इस समाज को संतुलन में रखने का, इस समाज को बेहतर बनाने का, उस चीज़ को भी हम लोग देखें और उस चीज़ को भी हम लोग कदर करें, उस चीज़ को भी हम लोग वैल्यू करें, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। सो जो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थियरी है इस पे मेन फोकस रहता है वुमेन के ऊपर और मेन और वुमेन के बीच में जो सोसाइटल डिफरेंसेस है उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस थ्योरी को बेटर तरीके से समझने के लिए हम 4 टाइप के फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्कशन करेंगे सो दैट हमको अच्छे से समझ जाए कि एक्चुअल में फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का हमारा फेमिनिस्ट है लिबरल फेमिनिस्ट। इनका ये मानना है कि जिन इक्वालिटीज़ का सामना एक वुमेन को करना पड़ता है वो हमारे पास्ट ट्रेडिशंस की वजह से, दैट मीन्स हमारे एंसेस्टर्स के ज़माने से जो भी ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हुए आए हैं उसी के वजह से आज के डेट पर भी वुमेन को इनइक्वालिटीज़ का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ है उनको हम ख़त्म करें तो हर किसी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और इक्वल राइट प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो लोग खुद का जो है ग्रोथ कर सके इस सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा सोशल फेमिनिस्ट। सोशल फेमिनिस्ट थ्योरीज का बिलीफ ये है कि वुमेन ऑपरेशन की वजह है कैपिटलिज्म, क्योंकि वुमेन को चीप लेबर सोर्स माना जाता है और वो जो भी काम अपने घर में करती है उसके बदले में उसे कोई वेज या सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इसके वजह से वो डिपेंडेंट हो जाती है अपने हस्बैंड या अपने फादर के ऊपर, इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसीलिए जो सोशल फेमिनिस्ट है उनका ये मानना है कि वुमेन के ऊपर जो भी इनइक्वालिटी या ऑपरेशन होता है उसकी मेन वजह है कैपिटलिज्म। क्लियर?
नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है रेडिकल फेमिनिस्ट। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उनका ये मानना है कि सोसाइटी में पैट्रियार्कल वैल्यूज़ के वजह से वुमेन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, जो भी मेन पावर है या जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, डोमिनेंस है, ये सब मेल्स को ही होता है। स्पेशली जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है उसके पास सारे पावर होते हैं, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे वो वुमेन के लिए हो या फिर दूसरे मेल फैमिली मेंबर्स के लिए हो। तो रेडिकल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंगली पैट्रियार्कल वैल्यूज़ जो हमारे सोसाइटी में आज भी मौजूद है उसके वजह से वुमेन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। क्लियर। हमारा लास्ट थियोरी है इसमें मल्टीरेशियल फेमिनिस्ट थियोरी। मल्टीरेशियल फेमिनिस्ट थियोरिस्ट का ये मानना है जेंडर, क्लास, रेस एक्सेट्रा जो भी फैक्टर्स है ये सारे एक इंटरैक्टिव फैक्टर्स है और इसके वजह से मैन और वुमेन जो है अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके वजह से उनकी जो धारणा है, उनके जो पर्सपेक्टिव्स है वो अलग तरीके से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा, 4 पर्सपेक्टिव्स देखा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरह से ये चारों थ्योरीज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि क्यों और किस तरह से जो जेंडर रोल्स है हमारी सोसाइटी में एमर्ज हुआ है और किस तरह से ये आज के डेट में भी हम सब जेंडर रोल्स को फॉलो करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। चलिए तो फिर बताइए कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। जब एक पर्सन का माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है या उसके बारे में हम बात करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो सोसाइटी के आइडियोलॉजी से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था, और यहाँ पर जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक इंडिविजुअल के माइंड या फिर उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग उसके वजह से जो पर्सपेक्टिव्स उन्होंने डेवलप किए जेंडर से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी उसके बायोलॉजी दैट मीन्स नेचर और एनवायरनमेंट मतलब नर्चर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक मेन और वुमेन का बायोलॉजी एज वेल एज उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बीच में, इसके वजह से उनकी जो जेंडर साइकोलॉजी है वो भी अलग तरह से इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये देखा गया है कि जब एक वुमेन दुखी होती है या सैड होती है उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब कॉमनली पाया जाता है। वेयर एज जब मेंस के केस में ऐसा सेम होता है तो उनमें ज़्यादातर लोगों में आप देखोगे कि अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, एक्सेट्रा जैसे क्वालिटीज़ पाया जा रहा है। ठीक है, ये सब मैन और वुमेन की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली थ्योरी होगी एवोल्यूशनरी थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है हमारी द बायोसोशल थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। थर्ड थ्योरी है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी एंड हमारी फोर्थ थ्योरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो इन चारों थ्योरीज की मदद से हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली थ्योरी है दी एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बताती है, चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट वी हैव इनहेरिटेड आवर बिहेवियर फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है वो हमने इनहेराइट किया हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों से। ठीक है, अराउंड 10,000 years ago our ancestors were hunter gatherers. They had to depend on nature for food. करीबन 10,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो शिकारी थे। ठीक है, उनको नेचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था अपना खाना ढूंढने के लिए। सिंस दैट टाइम ड्यू टू फिजिकल डिफरेंस बिटवीन men and women, the men used to go for hunt and find food, whereas women's duty was to nurture child and do the domestic job. उस वक्त में जो भी डिफरेंस था, फिजिकल अपीयरेंस में फिजिकल डिफरेंस था मेन और वुमेन के बीच में, उसके वजह से जो मेन थे वो लोग शिकार के लिए जाते थे, जानवरों के पीछे शिकारी थे वो, और वुमेन क्या करती थी, वो घर पर रहती थी। अगर बच्चे हैं तो उनका देखभाल करती थी, वरना वो बच्चों को जन्म देती थी, घर के जो दूसरे काम होते हैं वो सब करती थी। और इसी तरह से इसी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि जो मेन है वो बाहर जाकर पैसा कमा के लाएगा और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है वो घर पर रहकर जो भी डोमेस्टिक जॉब्स होते हैं, घर के काम होते हैं, वो सब संभालेगी। वुमेन को
हाउस होल्ड काम के लिए समझा जाता है और मेन को बाहर का जो भी काम रहता है उसके लिए समझा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। As time elapsed, these gender roles were passed over from one generation to the another. जैसे जैसे वक्त बदलते गया यही जेंडर रोल्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचते गया और इन दिस वे टुडे men is expected to be aggressive and competitive and women is expected to be soft and more caring। और इसी तरह से इसी जेंडर रोल्स के ऊपर बेसिस जो हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बना लिया है उसके अकॉर्डिंगली मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और जो वुमेन है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा नम्र, सॉफ्ट और केयरिंग नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया है जेंडर रोल से रिलेटेड वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से यहाँ तक आके पहुँचा है। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं बायोसोशल थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। किस तरह से जो जेंडर रोल्स हैं हमने डेवलप किया है इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू बायोसोशल थ्योरी। द बायोसोशल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन मनी एंड एंक एरहार्ट इन 1972। ईयर 1972 में जॉन मनी और एंक एरहार्ट ने बायोसोशल थ्योरी जो है उसको डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंगली ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट genetic factors, nature and environmental factors nurture plays a very important role in the gender development of an individual। इस थ्योरी के मुताबिक जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारा नेचर है, बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर है वो, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारा नर्चर के ऊपर किस तरह से हमको पालन पोषण मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों ही बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर रोल डेवलप करने में। एक्चुअली ये थ्योरी बेस्ड है कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर जहाँ पर बच्चा जेनेटिकली कुछ और होता है और उनको अलग एनवायरनमेंट में अलग तरीके से नर्चर किया जाता है, उसके बेसिस पे वो लोग जो रोल या आइडेंटिटी डेवलप करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल चाइल्ड है, जेनेटिकली फ़ीमेल है पर उसके घर वाले उसको एज अ मेल चाइल्ड बड़ा करते हैं, उसको खिलौने जो भी है वो लड़कों वाले दिए जाते हैं, उसको कपड़े भी लड़कों के स्टाइल में ही पहनाए जाते हैं, उसका जो स्टाइल है वो भी लड़कों का, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी लड़कों के स्टाइल में ही सिखाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है जब वो बच्ची बड़ी होती है वो खुद को एज अ बॉय ही कंसिडर करती है। तो इसके बाद में ये आप कह सकते हो कि सिर्फ एक बच्चे का जो जेनेटिक फैक्टर है वो ही नहीं बल्कि जो उसका एनवायरनमेंट है वो भी उसका जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी जो है डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड जेंडर न्यूट्रल एट बर्थ। जो बच्चे हैं उनका जो जेंडर है वो न्यूट्रल माना जाता है उनके जन्म के बाद से। जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पर सेक्स की बात नहीं हो रही है। अगर सेक्स की बात होती तो यहाँ पर उनका जो जेनेटिक फैक्टर या तो वो मेल होते या तो वो फीमेल होते। यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है। जेंडर मतलब जो आपके सोसाइटी के आइडियोलॉजी से कंस्ट्रक्टेड धारणा है, जेंडर रोल्स या आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर जो होता है वो बच्चों का जब जन्म होता है उस वक्त में न्यूट्रल माना जाता है बिकॉज वो सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके बारे में उनकी जो समझ है वो डेवलप नहीं होती है। बट जैसे ही वो 3 साल के होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 3 जेंडर आइडेंटिटी एंड एडहेरेंस टू वन जेंडर रोल स्टार्ट्स। अब जो जेंडर आइडेंटिटी है और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की वो एक्सेप्ट करना, वो डेवलप करना सीख जाते हैं जब वो 3 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। क्लियर? सो इस थियोरी के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल का जो जेंडर रोल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उसके बायोलॉजी पे और उसके सोसाइटी पे। इसी वजह से इस थियोरी को बायोसोशल थियोरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का जो जेनेटिक फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है दोनों ही एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है उसके जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने में और जो भी वो जेंडर रोल इस सोसाइटी में फॉलो करता है उस चीज़ को डेवलप करने में। क्लियर? चलिए देखते हैं हमारी अगली थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। Albert Bandura social learning theory explains that gender roles are learned through observation and modeling। एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जो सोशल लर्निंग थियोरी है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है एक इंडिविजुअल जो भी जेंडर रोल डिराइव करता है या डेवलप करता है वो डिपेंड करता है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है और वो किसको मॉडल कर रहा है। ऐसा वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि द चाइल्ड ऑब्जर्व हाउ अदर्स ऑफ द सेम सेक्स बिहेव एंड इमिटेट्स देयर बिहेवियर। एक बच्चा अपने
घर में अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बड़े भाई बहन को ऑब्जर्व करता है, अपने ही सेक्स वाले को, कि वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनको वो कॉपी करता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन इट इज़ रीइंफोर्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स, पीयर्स एक्सेट्रा। और ये जो उनका बिहेवियर है वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा तब बन जाता है जब उस बच्चे का पेरेंट हो या फिर पीयर्स हो या भाई बहन हो उनको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, उसके बदले में। तो उनका जो बिहेवियर है वो पक्का हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक बच्ची अपनी मम्मी की हेल्प करती है घर का काम करने में, तो मम्मी उससे खुश होकर क्या करती है, उसकी पॉकेट मनी जो है वो बढ़ा देती है या फिर उसे एक न्यू ड्रेस दिलाती है, ठीक है। तो इससे उस बच्चे को ये आइडियोलॉजी, ये पर्सपेक्टिव डेवलप होगी कि अगर मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँगी घर का काम करने में तो मम्मी मुझे न्यू ड्रेस दिलाएगी या फिर मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देगी। और अगर एक बच्चा लड़का है वो अपने पापा की हेल्प करता है मार्केट से कोई सब्जी है, ग्रोसरी है, वो लेकर आने में, तो यहाँ पर उसको ये पर्सपेक्टिव डेवलप होती है कि अगर मैंने मेरे पापा की हेल्प की तो मेरे पापा मुझे न्यू बाइक दिलाएंगे या फिर मुझे टॉय खरीद के देंगे। तो इससे वो रिवॉर्ड मिल गया, इस रिवॉर्ड से वो खुश हो जाता है और हमेशा वो अपने पापा की मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है पनिशमेंट। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो उसके बदले आपको सज़ा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना रूम साफ़ नहीं रखा है तो आपकी मम्मी आपके ऊपर गुस्सा होगी और कहेगी तुमने अपना रूम साफ़ नहीं रखा है, आज से तुम टीवी नहीं देख पाओगी या फिर तुमसे तुम्हारा फ़ोन ले लिया जाएगा या फिर तुम्हारी पॉकेट मनी जो है वो कम कर दी जाएगी या फिर तुमको बिल्कुल ही कोई पॉकेट मनी नहीं दिलाया जाएगा या तुमको टॉयज़ नहीं दिलाए जाएगी। तो ऐसे नंबर ऑफ़ टाइप के पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स के थ्रू जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या पीयर्स होते हैं या फिर हमारे सोसाइटी के दूसरे लोग होते हैं वो हमको हमारा जो जेंडर रोल्स है उसको सीखने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा जेंडर रोल है ये डिपेंड करता है हमारे बायोलॉजिकल सेक्स के ऊपर। अगर हम मेल है तो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर हम फीमेल है तो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो सोशल लर्निंग थियोरी है इसमें मेन फोकस ये किया गया है कि किस तरह से एक बच्चा थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद में या फिर किसी को इमिटेट करके जो जेंडर रोल है वो सीखता है। क्लियर? सो एल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थियोरी है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया गया है रोल ऑफ मॉडलिंग को, जिसके थ्रू एक बच्चा जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारी लास्ट थियोरी, दैट इज़ जेंडर स्कीमा थियोरी। जेंडर स्कीमा क्या होता है? अ जेंडर स्कीमा इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ जेंडर रिलेटेड बिलीव्स दैट इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। जेंडर स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, आपका एक बिलीफ है जिसके थ्रू आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा लड़का है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम एक लड़के हो और तुम लड़कों के जैसा रहो, तो उसके अंदर ये पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाती है कि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़कों के जैसा ही रहना चाहिए, मुझे लड़कों के जैसा ही काम करना चाहिए। वेयरएज़ एक लड़की को ये कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो तो लड़की के जैसा ही रहो, तो वो लड़की, वो बच्ची क्या करती है, वो पर्सपेक्टिव, वो आइडियोलॉजी डेवलप कर लेती है कि आई एम अ गर्ल और मुझे एक लड़की के जैसा ही काम करना चाहिए, लड़की के जैसा ही एक्टिविटीज़ जो है वो करना चाहिए, ठीक है। Gender schema theory was introduced by Sandra Bem 1981 and further expanded by Carol Martin and Charles Heverson. Gender schema theory को इंट्रोड्यूस किया था सैंड्रा बेम ने और इसको आगे बढ़ाया कैरोल मार्टिन और चार्ल्स हेवर्सन ने। This theory suggests that children learn what it means to be a male or a female from their interaction with the society. ये theory ये suggest करती है एक बच्चा क्या होता है एक मेल होना या फिर क्या होता है एक फीमेल होना, ये उनका जो इंटरेक्शन होता है उनके समाज में दूसरे जो अन्य लोग होते हैं उसके बाद में वो लोग डेवलप करना सीख जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी चिल्ड्रन फर्स्ट फॉर्म अ जेंडर आइडेंटिटी एंड देन फॉर्म जेंडर स्कीमास। इस थियोरी के अकॉर्डिंगली जो बच्चा है सबसे पहला तो जो जेंडर आइडेंटिटी है उसका जो पहचान है वो डेवलप करता है, उसके बाद में जेंडर स्कीमा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अब हर एक बच्चे ने ऑब्जर्व तो इतना कर लिया है कि मेल कैसे ड्रेसिंग करते हैं और एक फीमेल कैसे ड्रेसिंग करते हैं, तो एक बच्चे को उसके ऑपोजिट सेक्स का जो ड्रेसिंग होता है या ड्रेसेस है वो दिया गया है और उसे कहा जाता है कि इसमें से कोई भी एक ड्रेस आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, उसकी जेंडर
आइडेंटिटी आएगी। अगर वो लड़का है और उसके सामने लड़कियों के कपड़े दिए जाते हैं तो वो रिफ्यूज़ करेगा, वो कहेगा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ। तो यहाँ पर उसका जो जेंडर स्कीमा है वो काम आएगा। ठीक है, अगर आप एक 7 साल के बच्चे को, स्कूल जा रहा है, लड़का है, आप उसको एक पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स ला कर देते हो या फिर पिंक कलर का बैग ला कर देते हो, तो आप देखना कि वो बच्चा कभी भी वो पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स या फिर वो बैग है वो स्कूल लेके जाने के लिए रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो पिंक कलर है वो लड़कियों का कलर है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो उसने क्या जेंडर आइडेंटिटी डेवलप किया है कि वो एक लड़का है। अगर वो लड़का है तो उसको दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए, लड़कों वाले ही काम करने चाहिए, लड़कों वाले ही कलर जो है वो चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब आपको जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्कीमा क्या होता है समझ में आया। तो एक बच्चा सबसे पहले बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करता है, और जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने के बाद में जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सिलेक्ट करता है वो होता है उसका जेंडर स्कीमा। क्लियर? तो इस थियोरी में फोकस इस चीज़ पे किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो जो खुद की पहचान बनाने की कोशिश है या फिर जो जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश है उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को स्ट्रक्चर करने में अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे। क्लियर? हर एक पर्सन का जो जेंडर स्कीमा है उसके हर एक एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, अगर उसको ये पता है कि उसके जेंडर स्कीमा के अकॉर्डिंगली लड़कियों का शाम के बाद घर से बाहर जाना सही नहीं है और सेफ़ नहीं है, तो अगर उसके क्लासमेट शाम को 8 बजे के बाद कोई मूवी ये सब प्लान करते हैं तो वो रिफ्यूज़ करती है उस मूवी को देखने के लिए। लेकिन अगर वही सेम मूवी अगर वो लोग दोपहर के 12 बजे करती है, सुबह के 8 बजे करते हैं, तो वो जाने के लिए रेडी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो जेंडर स्कीमा है कि लड़कियों का शाम को 8 बजे के बाद बाहर जाना सेफ नहीं है और सही नहीं है, वो उसके एक्शन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो ये है जेंडर स्कीमा जिसके थ्रू आपके जो एक्शंस है, जिसके थ्रू आपके जो एक्टिविटीज़ है वो सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली जेंडर स्कीमा क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेट है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने रोल्स आप निभाते हो इस सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो है हमारा ख़त्म होता है। इन चारों थियोरीज से हमको समझ में आता है कि किस तरह से एक पर्सन का जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो उसके जेंडर रोल को इन्फ्लुएंस करता है और साथ ही में उसको डेवलप करने में उसकी मदद करता है। तो आज के सेशन में हमने जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थियोरीज और जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थियोरीज को डिस्कस किया, उसके बाद हमको ये समझ आ चुका है कि किस तरह से हमारे समाज में और हमारे माइंड में हम लोगों ने जो जेंडर रोल्स है कैसे डिराइव किया है और क्यों डिराइव किया है। ठीक है, आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।